नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में 2026-27 का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल में 11.41% अधिक है। उन्होंने इसे संतुलन बजट बताते हुए प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास पर जोर दिया है। बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के लिए करोड़ों रुपए रखे गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, मातृत्व और बाल पोषण योजनाओं के लिए विशेष राशि दी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास, ऊर्जा और लोक निर्माण विभागों के लिए भी फंड बढ़ाया गया है। पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान की। मैं उत्तराखंड राज्य की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों को सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाएं उत्तराखंड में गतिमान हैं। इन परियोजनाओं तथा वर्ष पर्यंत यात्राओं से आस्था, विकास एवं समृद्धि के नए नए स्वर्णिम अध्याय की ओर देवभूमि तेजी से अग्रसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों में मिली उदार सहायता के लिए देवभूमि की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा। उत्तरकाशी में सिलाईवैंड, स्याना चट्टी, नकांची, बड़कोट, मौरी, ओडाटा, धराली, पौड़ी गढ़वाल में सेंजी, बुरासी, बाकुंडा, चमोली में थराली, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़ व जखोली, बागेश्वर में ग्राम पौसारी, कपकोट, देहरादून में कालीगाड़, सहसधारा सहित अनेक स्थानों पर हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने दर्द बांटा, हौसला बढ़ाया, राहत व अन्य सामग्री वितरण की, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के सुनियोजित प्रयास किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के उपरांत राज्य की विकास यात्रा में रजत जयंती वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण स्थान है। रजत जयंती समारोह के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के साथ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति एवं विकास के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। इस क्रम में रजत जयंती दिवस 9 नवंबर 2025 को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 25 वर्ष की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता एवं उद्यमों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकाल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई हैं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष कुछ उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में
सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली, जो प्रदेश में लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए लागू सुधारों को सकारात्मक परिणाम है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स EPI 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम रैंक पर रहा, जो निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को दर्शाता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एविएशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट विज्ञान और नवाचार केंद्र तथा ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्र की स्थापना सुदृढ़ीकरण में लगभग सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूरे किए जा चुके हैं। हम संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं। उत्तराखंड को एक समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा विकल्प रहित संकल्प है। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प के जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास अच्छा है, आप बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। एक बार काजी जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास S, आत्मनिर्भरता A, नवाचार N, कौशल विकास K, अवसंरचना विकास A, लोक सहभागिता L, पारदर्शिता P को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब युवा और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादि समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है, ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए, EWS आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए
परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 149 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 14 करोड़ 13 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रुपये 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रुपये 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपये 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, देहरादून में उप चिकित्सालय, डोईवाला उप चिकित्सालय, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालावाला, उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय भटवाड़ी, हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय भगवानपुर, अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय चौखुटिया, पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा, टेहड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी तथा नैनीताल में मल्टी स्पेशलिटी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट करीब 1,11,703 करोड़ का पेश किया। बजट में राज्य के विकास पर जोर देने के साथ साथ वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा गया और पिछले साल की तुलना में ये 10.41% अधिक है। राज्य में राजस्व सरप्लस बताया गया लगभग 2000 में 536 करोड़ है, यानी कि सरकार की आमदनी उसके खर्च से अधिक है और इसके साथ राजकोषीय घाटा GSDP और इसके साथ 3% के अंदर में लोक ऋण 32.50% के अंदर रखा गया है। रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और रोजगार केवल पाने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने हम आगे बढ़े और लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और राज्य के इतिहास में विकास की निरंतरता को दर्शाता है। राज्य गठन के समय हमारी जो GSDP थी उसका आकार लगभग 14,500 करोड़ का था, जो वर्तमान में लगभग 3,81,000 करोड़ रुपए अनुमानित हो गया है और राज्य की आर्थिकी में राज्य गठन से लेकर अब तक 26 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जो अपने आप में राज्य का अनवरत रूप से जो विकास आगे बढ़ा है उसको भी दर्शाता है। और प्रति व्यक्ति आय 2000 और 2001 में मात्र 15,285 रुपये थी, जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 2,73,921 रुपये अनुमानित है। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में हमारी वास्तविक विकास दर 7.23% यानी 7.23% अनुमानित है, जो भारत की आर्थिक विकास दर है उसके आसपास है। उत्सव हो, कोई प्रमुख कार्यक्रम हो या देश विदेश में हो, कहीं भी हो, तो हमारे राज्य को अवश्य उनका वो स्मरण में रखते हैं
और उनका स्मरण हमारी सभी प्रकार की जो सहायताएं हमको भारत सरकार से प्राप्त होती हैं उन सब में दिखाई देता है और हमको आर्थिक सहायता भी मिलती है, जिसके कारण से हम ये 1,11,700 करोड़ का ये बजट हम प्रस्तुत कर पाए हैं। और इस बजट में भारत सरकार ने जो केंद्रीय करों में राज्य के अंश के अंतर्गत लगभग 17,400 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत लगभग 18,451 करोड़ की प्राप्ति सम्मिलित है। इस प्रमुख केंद्र घोषित योजनाओं में भी प्रावधान किया गया है। और BVG रामजी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं रोजगार मिशन के लिए 705 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए का और जल जीवन योजना जो कि हर घर से नल पहुंचाने के लिए एक बहुत आवश्यक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। उस योजना के लिए सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के सभी मित्रों का मैं इस भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के इस प्रांगण में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बड़ा कठिन परिश्रम करके लगातार यहाँ से कवरेज करते हैं और मैं जानता हूँ कई बार अनेक चुनौतियाँ परेशानियों का सामना भी आप सबको करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लाख लोगों तक यहाँ सदन की बात, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात को पहुँचाने का काम करते हैं। तो आज 2026-27 का आय व्यय यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं, हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। नौजवान युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए अनेक गतिविधियां उनकी संचालित हो, शिक्षा भी हो उनकी। FRBM एक्ट हैं, उत्तराखंड के दिए गए संकेतकों को जो भारत सरकार की दृष्टि से लोन लेने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए जो जरूरी होते हैं, उन सभी का हमने पूरी तरह से पालन किया है। और रेवेन्यू को सरप्लस बनाए रखना, फिजिकल डेफिसिट को GSDP के 3% के अंदर रखना, कुल ऋण GSDP को निर्धारित सीमा लगभग 31% के अंतर्गत रखना, और हमने इन सभी मानकों का ठीक प्रकार से पालन किया है। ये हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारा डिसिप्लिन है, वित्तीय अनुशासन है, उस वित्तीय अनुशासन को हमने बनाया है। और कुल व्यय इस 2026 के बजट का जो अनुमान का सार है उसमें 1,11,703 करोड़ है। राजस्व व्यय में 64,989 करोड़, पूंजीगत परिव्यय में 18,000
153 करोड़ और कुल प्राप्तियां हमारी लगभग 1,10,000 करोड़ 43 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 67,526 करोड़। राज्य का राजस्व कर 43,327 करोड़ और करेतर राजस्व है 24,198 करोड़। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी निरंतर रूप से लगातार समय समय पर हमारे राज्य के साथ जो उनका विशेष लगाव है। गैरसैंण विधानसभा की गैलरी में उत्तराखंड के युवा कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शित की गई और इसमें बताया गया, आपको बता दें कि गंगा और प्रदेश की लोक संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है और इन पेंटिंग्स में स्थानीय परंपराओं और आस्था को बेहद ही आकर्षक ढंग से भी दर्शाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि राज्यपाल ने कलाकृतियों की सराहना करते हुए कलाकारों को ही प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि इन कलाकृतियों को बड़े मंचों पर ही प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके साथ प्रदेश के युवा कलाकारों को पहचान मिले, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान ही प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भराड़ीसेठ विधानसभा परिसर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया और इसके साथ ही सुझाव इसको लेकर दिया है। उनका कहना है कि अगर ये क्षेत्र योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाए तो इसे बड़े ही कोऑपरेटिव कार्यक्रम और बैठकों के लिए आकर्षण डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ राज्य में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। सतपाल महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि भवन का उपयोग और इसके साथ पर्यटन और बड़े आयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक दिया और इस पूरे उनके भाषण में सभी की भावना जो है समाहित थी। गांव वाले की, छोटे आदमी की, किसानों की सारी भावना को समाहित करते हुए हमारे गवर्नर साहब ने जो है अपना संकल्प पढ़ा और अपना अभिभाषण पढ़ा और निश्चित रूप में विपक्ष तो विरोध करता ही है, वो रहे, उनको भी रहना चाहिए था क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ कहा गया है इसमें। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह ना रहे बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। हरिद्वार में सीएम धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ही लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में 61 शिकायतें दर्ज की गई हैं और जिनमें से नगर निगम अवैध अतिक्रमण, राशन वितरण से जुड़े मामले भी शामिल थे। अधिकांश शिकायतों का भी बताया जा रहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने मौके पर समाधान भी किया और कुछ मामलों में फील्ड निरीक्षण और के आदेश दिए गए। कुछ शिकायतें एसडीएम को निस्तारण के लिए भी भेजी गई हैं। प्रत्येक सोमवार की तरह जनसुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें अभी तक 61 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें जो शिकायतें हैं वो नगर निगम क्षेत्र से रिलेटेड, साथ ही अवैध अतिक्रमण से रिलेटेड, कुछ जगह राशन और कुछ पूर्व में जो काम किए गए हैं ब्लॉक्स के द्वारा उसकी जांच को संबंधित भी शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकतर शिकायतों में जो संबंधित अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद थे तो उनके द्वारा उसको समाधान किया गया है। कुछ जगह फील्ड निरीक्षण की भी डायरेक्शंस दिए गए हैं और कुछ जो तहसीलों से संबंधित मुद्दे हैं वहाँ पर एसडीएम को भी बता दिया गया है। आज ही शिकायतकर्ताओं से संपर्क करेंगे और उनकी शिकायत का निस्तारण किया जाए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।